हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? चलिए, तो वेलकम टू क्लास ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कल वाली क्लास में थोड़ा सा पोर्शन लास्ट वाला वो कट गया था, तो मैं उसको वहाँ से दोबारा से ले रहा हूँ। और राइट्स ऑफ पार्टनर्स हम लोग बेटा डिस्कस कर रहे थे। राइट्स ऑफ पार्टनर्स, तो देखिए सबसे पहली चीज ये है कि राइट्स आर डिसाइडेड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। जो राइट्स हैं वो म्यूचुअल एग्रीमेंट पे निर्भर करेंगे, म्यूचुअल एग्रीमेंट पे डिपेंड करेंगे और एग्रीमेंट से चलेगा। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनरशिप एक्ट विल अप्लाई। तो इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनरशिप एक्ट विल अप्लाई। तो यहां पे एग्रीमेंट और पार्टनरशिप एक्ट में किसकी बात मानी जाएगी? अगर देयर इज ए कंफ्लिक्ट, एग्रीमेंट में कुछ और लिखा हुआ है और एक्ट में भैया कुछ और लिखा हुआ है, तो एग्रीमेंट की बात प्रिवेल होगी। एग्रीमेंट की बात एक्ट से अधिक है। एक्चुअली एक्ट खुद कहता है कि जब आपने पार्टनरशिप बनाई है, पार्टनरशिप करी है, तो यू डिसाइड व्हाट विल बी योर राइट्स एंड ड्यूटीज। हम क्यों डिसाइड करें? हम कौन होते हैं? हाँ, if you have no agreement or agreement is silent on a particular point, then provisions of partnership act will apply। चलिए, तो कुछ पॉइंट्स हमने कल डिस्कस कर लिए थे बच्चों। और राइट्स में राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट, हर पार्टनर का ये राइट है कि वो बिजनेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, बिजनेस के कंडक्ट में वो भी हिस्सा ले, पार्टिसिपेट करे और उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। राइट टू बी कंसल्टेड, उसकी राय ली जाएगी, उससे पूछा जाएगा और उसकी बात मानी भी जाएगी। जो ऑर्डिनरी मैटर्स हैं दे विल बी डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी। ऑर्डिनरी मैटर्स मेजॉरिटी से डिसाइड होंगे, मतलब नंबर ऑफ पार्टनर्स इन फेवर, नंबर ऑफ पार्टनर्स अगेंस्ट थिंग, फेवर वाले ज्यादा होने चाहिए। लेकिन बच्चों चार चीजें ऐसी हैं जहां यूनैनिमस कंसेंट चाहिए, वेयर वी नीड कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो अगर एक पार्टनर भी डिसएग्री हो रहा है तो वो डिसीजन नहीं हो पाएगा। एंड दे आर change in the nature of business, admission of a new partner, sale of interest of a partner। interest here means उसका जो फर्म में शेयर है, जो फर्म में उसका मालिकाना हक है, he wants to sell that। तो this can take place only with the consent of all। and the last one is admission of minor for the benefits of the fund। तो ये चीजें सबकी सहमति से होंगी। And other matters will be decided by ordinary majority। Access to books होगी, every partner has the right to access the books। वो बुक्स को डिमांड कर सकता है, बुक्स को देख सकता है, बुक्स की कॉपी ले सकता है, ये उसका अधिकार है। रिमेनिंग पार्टनर्स कैन नॉट डिनाई कि हम तुम्हें बुक्स ऑफ अकाउंट, कैश बुक, लेजर, जर्नल, ये सब चीजें बच्चों हम नहीं दिखाएंगे। देखने का पूरा राइट है, राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स। सो एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली, एज वेल एज ही विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द लॉसेस, वो भी इक्वली करेगा। सर, राइट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आउट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। तो राइट ऑफ
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए इंटरेस्ट इज पेड only when agreement provides and interest will be paid only out of profits। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर सर इंटरेस्ट को ध्यान से समझिए कि व्हाट आर द रूल्स, मैं समझाता हूं। सपोज करिए नो प्रोविजन इन एग्रीमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये एक सिचुएशन है बच्चों। मान लीजिए कि जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट में कुछ लिखा ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जिक्र ही नहीं है। तो आप बताओ इस सिचुएशन में क्या होगा। तो देखिए इंटरेस्ट इज पेड ओनली व्हेन एग्रीमेंट प्रोवाइड्स। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, मिलेगा ही नहीं। सर प्रॉफिट है तो नहीं मिलेगा, लॉस है तो मिलना ही नहीं है। तो किस में से मिलना है इज नॉट इक्वेशन। अब दूसरी सिचुएशन देखिए, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, ये मैं एग्रीमेंट की बात कर रहा हूं बच्चों। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। ठीक है, ऑन कैपिटल तो है ही बेटा। तो इस सिचुएशन में 10% इंटरेस्ट मिलेगा। 10% इंटरेस्ट इज पेबल, लेकिन बच्चों ये मिलेगा सिर्फ प्रॉफिट में से, ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं ए और बी, और इसकी कैपिटल 2 लाख है, इसकी कैपिटल 1 लाख है, और जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट हुआ, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट वो सपोज करिए 40,000 है, 40,000। तो 20 और 10 का इंटरेस्ट मिल जाएगा, ये ए को ये बी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वी हैव सफिशिएंट प्रॉफिट्स। क्योंकि हमारे पास में सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं। देखिए एग्रीमेंट में लिखा है कि 10% इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन कहां से मिलेगा ये नहीं दिया। तो लॉ कहता है इंटरेस्ट विल बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो जो ब्याज मिलेगा वो सिर्फ प्रॉफिट में से। तो 10% ब्याज है। अब मान लीजिए कैपिटल 2 और 1 है, तो इसका 10% 20,000 और 10,000 हो गया। सर 10% करो, 20 और 10,000 हो गया, सो टोटल 30 हो गया। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 40 है, तो इन लोगों को 30 मिल जाएगा। अब मान लीजिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 15,000 ओनली है। तो अब देखिए एग्रीमेंट वही है कि 10% इंटरेस्ट देंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 10% देंगे, लेकिन हम 10% प्रॉफिट में से देंगे बेटा। प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा। और ये लोगों की कैपिटल है तो ब्याज बन रहा है 20,000 और 10,000, बट प्रॉफिट ही 15 है, तो 30 कहां से दूं? तो ए और बी दोनों को प्रपोर्शनेट हो जाएगा बेटा। इसको 10,000 मिलेगा, इसको 5,000 मिलेगा। प्रॉफिट कम था तो इंटरेस्ट कम हो गया, क्योंकि एज पर लॉ इंटरेस्ट इज पेबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। और मान लो लॉस हो गया हमें 10,000 का, कोई भी अमाउंट का बच्चों, तो नो इंटरेस्ट, फिर हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो देखिए अगर डीड में
पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इंटरेस्ट की बात नहीं है तो इंटरेस्ट दिया ही नहीं जाएगा। फिर चाहे प्रॉफिट इतना हो देना ही नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने कहा इंटरेस्ट देंगे तो देंगे, बट दैट विल बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट में से देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो लॉस के केस में नो इंटरेस्ट हो गया। प्रॉफिट सफिशिएंट है, सफिशिएंट से आई मीन दैट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज मोर देन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। प्रॉफिट 40,000 है, जबकि इंटरेस्ट इन लोगों का देखो 20 और 10 बन रहा है बेटा, इतना इंटरेस्ट इन लोगों का बन रहा है। तो अगर प्रॉफिट 40 है, इंटरेस्ट 30 है, तो पे हो सकता है, तो 20-10 मिलेगा। लेकिन अगर प्रॉफिट कम है तो द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज इंटरेस्ट विल बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट कम हो जाएगा और इसी प्रपोर्शन में आई हैव अलाउड 15,000 रुपए था, उतना ही दे दूंगा और 2:1 में आई विल डिस्ट्रीब्यूट। एंड इन केस ऑफ लॉस इंटरेस्ट विल नॉट बी पेड। सर अभी खत्म नहीं हुई है बात अभी बची है। सर हम इस बात से चल रहे हैं कि भाई डीड में क्या क्या लिखा हुआ है। तो डीड में पार्टनरशिप एग्रीमेंट में हमने पहला पॉइंट लिया कि भाई इंटरेस्ट लिखा ही नहीं। हमने दूसरा पॉइंट लिया कि ये पंक्ति लिखी हुई है कि इंटरेस्ट 10% दिया जाए। एक तीसरी सिचुएशन हो सकती है, एग्रीमेंट पे क्या लिखा है ये बता रहा हूं मैं आपको, और उसमें लिखा है कि इंटरेस्ट at 10% will be allowed on capitals irrespective of levels of profit। अर्थात अब डीड में ये लिखा है कि प्रॉफिट कितना भी हो इंटरेस्ट 10% दिया जाएगा। तो इस सिचुएशन में अगर यही फिगर्स अस्यूम करूं और बच्चों प्रॉफिट 40,000 है तो इंटरेस्ट कितना दोगे सर? 20 और 10। अगर प्रॉफिट 15,000 है तो इंटरेस्ट कितना देंगे? 20 और 10। और अगर प्रॉफिट माइनस में 10,000 है माने लॉस है, तो इंटरेस्ट कितना देंगे? 20 और 10। सर क्योंकि एग्रीमेंट विल सुपरसीड। पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दैट विल बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। सो नो प्रॉफिट नो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का जो पेमेंट होगा बच्चों को है सिर्फ प्रॉफिट में से होगा। ये पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है। लेकिन अगर डीड में हम ये लिख लें, एग्रीमेंट में ये लिख लें कि प्रॉफिट में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट होगा, माने ब्याज दिया ही जाएगा भले ही कुछ भी प्रॉफिट हो, तो लॉस के केस में भी दूंगा, इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में भी दूंगा, और सफिशिएंट में तो देता ही देता। तो देखो यहां पे आंसर आया देना ही नहीं है। यहां आंसर आप देख रहे हो चेंज हो गया, यहां पे फिगर्स फिर बदल रही। क्यों बदल रही है सर? एज पर एग्रीमेंट चल रहा है। एग्रीमेंट बड़ी चीज है। पार्टनरशिप लॉ क्या कहता है? इंटरेस्ट इज पेबल व्हेन एग्रीमेंट प्रोवाइड्स। सो इफ एग्रीमेंट डजंट प्रोवाइड दिस सिचुएशन, तो इंटरेस्ट इज नॉट पेबल एंड इंटरेस्ट इज पेबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो यहां पे इन्होंने ये नहीं लिखा था प्रॉफिट में से देंगे या नहीं देंगे, तो क्या मानेंगे? प्रॉफिट में से देंगे। तो प्रॉफिट में से देंगे, यहां दे दिया, यहां प्रॉफिट कम था तो कम दिया, या नहीं था प्रॉफिट तो नहीं दिया। और अगर ये लिख दिया कि प्रॉफिट हो ना हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट इज पेबल, इन दैट केस इंटरेस्ट हैज टू बी पेड, इंटरेस्ट मस्ट बी पेड। और बच्चों इंटरेस्ट 20,000 और 10,000, 20,000, 10,000 यही आएगा, भले ही इंटरेस्ट के कारण लॉस आ जाए, क्योंकि इट इज आउट ऑफ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लेवल। और इस चीज को हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये बच्चों चार्ज हो गया। और इस सिचुएशन को हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन।
एप्रोप्रिएशन का मतलब है इट विल बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, और चार्ज का मतलब इट विल बी पेड भले ही प्रॉफिट हो या ना हो, बट किस कहां पर एग्रीमेंट से चलेगा. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एग्रीमेंट. एग्रीमेंट बड़ी चीज है. चलिए, तो दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो एक्ट में क्या लिखा है? एक्ट में 2 शर्तें लिखी है कि इंटरेस्ट तभी पे करेंगे जब एग्रीमेंट प्रोवाइड करेगा, और नंबर 2 इंटरेस्ट हम कैपिटल में से पे करेंगे. इंटरेस्ट का पेमेंट होगा लेकिन वह कैपिटल में से होगा. तो कैपिटल में से इंटरेस्ट दिया जाएगा और किसी चीज में से इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा. चलिए, नेक्स्ट है राइट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडवांस. इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस. एडवांस का मतलब है अमाउंट पेड बाय पार्टनर, अमाउंट पेड बाय पार्टनर इन एक्सेस ऑफ कैपिटल. तो बच्चों 6% पर एनम इंटरेस्ट शैल बी अलाउड. तो इस सिचुएशन में हम उसको 6% कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे और 6% के रेट से बच्चों इंटरेस्ट दिया जाएगा. तो अगर देखिए पार्टनर ने एडवांस दिया हुआ है, एडवांस का मतलब लोन दिया हुआ है फॉर, ये कैपिटल नहीं है. कैपिटल की अमाउंट तो उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगी, लेकिन अगर पार्टनर लोन दे रहा है या पार्टनर एडवांस दे रहा है तो वह अमाउंट उसके कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगी. नो, वो जाएगी उसके लोन में, और लोन पर 6% इंटरेस्ट मिलेगा. दिस इज सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट. अगर मान लो एग्रीमेंट में लिखा है 12% इंटरेस्ट दिया जाएगा तो 12% दिया जाएगा. एग्रीमेंट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन एडवांस नहीं देंगे तो नहीं देंगे. एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है तो 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा उसको. ठीक, ऑन एडवांस है बच्चों. तो वी हैव टू डिस्टिंग्विश. कैपिटल की अमाउंट का अलग प्रोविजन है, एडवांस का अलग है. 6% इंटरेस्ट सेल बी अलाउड, और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. मतलब आप बताओ, राइट, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स. सर प्रॉफिट हो ना हो 6% हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ प्रॉफिट्स है. प्रॉफिट कम होंगे तो भी देंगे, प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो भी देंगे. 6% इंटरेस्ट देना ही है और हमें करना ही पड़ेगा. नेक्स्ट, राइट टू इंडेमनिटी. ये क्लियर हो गया ना पॉइंट? चलिए, तो देखिए राइट टू इंडेमनिटी का क्या मतलब है? राइट टू इंडेमनिटी, सर पहले इंडेमनिटी का मतलब समझिए. इंडेमनिटी को हिंदी में कहते हैं क्षतिपूर्ति. मतलब नुकसान का कॉम्पनसेशन. ये सही है यार, कॉम्पनसेशन फॉर लॉस. कॉम्पनसेशन फॉर लॉस इज नोन एज इंडेमनिटी. तो अगर पार्टनर को कोई लॉस होता है, इफ पार्टनर has paid some amount or incurred personal liability, if partner has paid some amount or incurred personal liability in the course of business of firm, he has right
to be indemnified by the firm. तो देखिए, पार्टनर का अगर कोई पर्सनल लॉस हो गया या उसने कोई पर्सनल पेमेंट कर दिया या फिर कोई उसकी लाइबिलिटी अराइज हो गई जो कि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म है, तो फर्म उसको इंडेमनीफाई करेगी, मतलब उसके नुकसान की भरपाई करेगी, मतलब उसका नुकसान पूरा करेगी। फिर समझिए सर, सपोज करिए कि पार्टनर है, 3 पार्टनर्स। अब फर्म ने एक लोन ले रखा है किसी पार्टी से और जो फर्म है वो उसका पेमेंट नहीं कर रही लोन का, और वो आदमी भाई साहब लोन वाला जो लेंडर है वो कई बार पैसे मांग चुका, फर्म वाले दे नहीं रहे। अब एक दिन क्या हुआ कि उसी में से कोई एक पार्टनर था और उसे पर्सनली उस व्यक्ति से जिससे लोन फर्म ने लिया हुआ है कोई अमाउंट लेनी थी। अब उनने उसका लोन फर्म का उस पार्टनर की अमाउंट में से काट लिया, डिडक्ट कर लिया, एडजस्ट कर लिया, तो पार्टनर का नुकसान हो गया। अब ये पैसा फर्म उसे पे करेगी। देखो सपोज करो ABC ये फर्म है, ठीक है, और एक लेंडर है बच्चों, लेंडर मान लो D, इसने फर्म को 10,000 रुपए का उधार दे रखा है, इसने फर्म को 10,000 रुपए का लोन दे रखा है जो फर्म पे नहीं कर रही है, बदमाशी कर रही है, नहीं दे रही है। अब वन ऑफ द पार्टनर दैट इज बी को इस आदमी से 12,000 रुपए लेने हैं। बी को पर्सनली, बी का कोई पर्सनल आपस का सेटलमेंट है और इसी व्यक्ति से 12,000 लेने हैं। इनने क्या करा, इस 12,000 में से ये 10,000 डिडक्ट कर लिए और 2,000 बी को दे दिए, ये ले भाई। सर ये कर सकता है क्योंकि फर्म और पार्टनर्स आर सेम, तो फर्म का ड्यू पार्टनर के ड्यू में से डिडक्ट हो जाएगा। तो इसने इस 12,000 में से इसके 10,000 डिडक्ट करके 2,000 पकड़ा दिए और जो कुछ डी ने किया वो लीगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब भी रो रहा है, तो लेट मी टेल यू, इन दिस केस द फर्म विल इंडेमनीफाई बी। तो ये 10,000 ये फर्म से रिकवर करेगा क्योंकि इसको ये लॉस हो गया, इसको ये लॉस इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ही हुआ बच्चों। जो 10,000 रुपए थे वो फर्म के बिजनेस के थे, तो फर्म को वो अमाउंट इंडेमनीफाई करनी पड़ेगी, उस व्यक्ति के लॉस, बी के लॉस का कंपनसेशन करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। नाउ इन केस ऑफ इमरजेंसी, partner will be indemnified for all actions taken by him to save the firm from losses. सर ये अलग पॉइंट है। देखिए ये पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर फर्म के बिजनेस के कोर्स में पार्टनर की कोई पर्सनल लाइबिलिटी हो गई या पार्टनर को कोई पर्सनली लॉस हो गया, देन ही कैन रिकवर दैट लॉस फ्रॉम द फर्म। द फर्म हैज टू इंडेमनीफाई हिम, फर्म उसको कॉम्पनसेट करेगी, मुआवजा देगी, क्षतिपूर्ति करेगी। नाउ इमरजेंसी में सिचुएशन और डिफरेंट है बच्चों। सपोज करिए कि कोई शॉप है, मान लीजिए पार्टनरशिप है ABC की और इन लोगों की एक सर मिठाई बेचने की दुकान, स्वीट्स बेचते हैं, मिठाई स्वीट्स बेचते, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक दिन एक भाई साहब टीवी पे आए, बोले भाइयों बहनों मित्रों, परसों से देश में लॉकडाउन होगा, परसों से होगा।
तो आज का जो दिन बचा हुआ है वो प्लस कल 2 दिन दुकान खोल सकती है, परसों लॉकडाउन के बाद मिठाई सब बेकार हो जाएगी भाई। सब 15 दिन अगर दुकान बंद रही और मिठाई भी बंद रही तो क्या बचेगा उसमें? कुछ नहीं, सब खराब हो जाएगी। अब ये 400 रुपए किलो बेचते थे, इसने तुरंत 200 रुपए का रेट कर दिया और दुकान के बाहर लिखाया मिठाई की लूट, 200 रुपए में लूट लो, मतलब खरीद लो भाई, और सब मिठाई बेच डाली। ये बताओ इसने जो काम करा बच्चों, पार्टनर बी ने, ये सब काम बी ने किया। ए और सी बाहर गए हुए नहीं और बी अकेला दुकान पे ही डिसाइडेड कि यार डिस्काउंट देके सब बेच लो। तो ये बताओ इसने सही करा गलत करा? सही करा ना, क्योंकि अगर ये नहीं करता तो सब खराब हो जाते, 2 रुपए भी नहीं मिलते, 200 तो मिले। तो अब ए और सी कह रहे हैं ऐसे जैसे, तो कर सकता है। इमरजेंसी के केस में कोई भी पार्टनर वो सब काम कर सकता है जो एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति उस स्थिति में करता है। आप सोचो, अगर ऐसी परिस्थिति में आप अकेले दुकान पे हो, ठीक है, और तो क्या करोगे आप? तो यू विल ऑल्सो डू समथिंग लाइक दैट। किसी प्रकार से आप भी यही कोशिश करोगे कि वॉट एवर कैन बी रिकवर्ड, लेट अस रिकवर दैट मनी। अदरवाइज तो सब जा रहा है, जो मिल जाए वही बढ़िया है ना। तो बच्चों, इसको जो नुकसान हुआ या वॉट एवर, फर्म इज लाइबल फॉर दैट, इंडेमनीफाई होगा। तो इमरजेंसी के केस में भी पार्टनर को इंडेमनिटी मिलेगी। अगर इसका कोई पर्सनल लॉस हो गया, कोई इसकी लाइबिलिटी इनकर हो गई, इसने कोई पेमेंट कर दिया, तो ही कैन रिकवर दैट मनी फ्रॉम द फर्म। ही कैन रिकवर दैट मनी फ्रॉम द फर्म, और वो इस पैसे को फर्म से रिकवर कर लेगा, फर्म देगी, देना पड़ेगा। राइट टू प्रिवेंट इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू पार्टनर बच्चों। तो देखिए, राइट टू प्रिवेंट इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर। सर ये तो पहले भी था, हमने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था बच्चों? कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो सबकी कंसेंट से होंगी, एंड वन ऑफ देम वाज एडमिशन। तो इसका मतलब कोई भी पार्टनर एडमिशन रोक सकता है। सिर्फ 3 पार्टनर है, ए बी सी। अब ये डी को पार्टनर बनाना चाहते हैं, ए और बी, लेकिन सी कह रहा है डी पार्टनर नहीं बनेगा, मैं नहीं बनने दूंगा। तो सी हैज द राइट टू प्रिवेंट इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर। डी का एडमिशन तभी हो पाएगा बेटा जब ए बी सी तीनों की सहमति हो, ऑब्वियसली डी की भी हो। तो हर पार्टनर पे ये राइट है कि वो एडमिशन ना होने दे। राइट टू रिटायर, देखो भैया, रिटायरमेंट एज पर कंसेंट ऑफ ऑल होगा, सबकी सहमति से रिटायरमेंट होगा, तो सबकी कंसेंट से होगा। एज पर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट भी हो सकता है, जो हमारा एग्रीमेंट है उसके हिसाब से भी रिटायरमेंट हो सकता है। और अगर पार्टनरशिप एट विल है तो बाई गिविंग ए नोटिस, उसको केवल एक नोटिस देना है और उस नोटिस के आधार पर रिटायरमेंट हो जाएगा, फर्म से रिटायरमेंट संभव है। तो राइट टू रिटायर इज देयर, कोई भी पार्टनर रिटायर हो सकता है विद कंसेंट ऑफ ऑल। या अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई स्पेशल प्रोविजन है तो एज पर दैट प्रोविजन, और अदरवाइज अगर पार्टनरशिप एट विल है तो खाली नोटिस देना है बच्चों। सर, राइट ऑफ नॉट टू बी एक्सपेल्ड, निकाला नहीं जा सकता। एक्सपेल का मतलब होता है निकाला जाने का। तो पार्टनर कैन नॉट बी एक्सपेल्ड, लेकिन दिस इज सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट। ऑल प्रोविजंस आर सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट। तो अगर एग्रीमेंट में एक्सपल्शन का, एक्सपल्शन माने निकाल देना, कल वाला एग्जांपल याद है? एक पार्टनर ऐसा था कि कस्टमर से भिड़ जाता था
और वो कस्टमर को भगा देता था। उसकी हरकतों की वजह से कस्टमर भाग जाता था, वो ऐसी बदतमीजी करता था, वॉटेवर। मित्रों, वो था सी। ए और बी ने उसे बहुत समझाया, बहुत कोशिश करी, पर वो सुधरा नहीं। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो कहते हैं हम नहीं सुधरेंगे। नाउ ए एंड बी वांट्स टू एक्सपेल हिम, निकाल देना चाहते हैं। उससे कह रहे हैं जो तेरा पेमेंट बनना है ले ले, निकल यहां से। मित्रों, निकाल भी नहीं सकते। मतलब आप देखो, शादी जैसा मामला हो गया कि मतलब पीछा भी नहीं छोड़ा पा रहे हो। शादी में फिर भी डिवोर्स लेने का प्रोविजन है, या तो वो भी नहीं, एक्सपेल नहीं कर सकते। हाँ, अगर ओरिजिनल एग्रीमेंट में लिखा है कि एक्सपेल किया जा सकता है तो हो जाएगा, अदरवाइज एक्सपेल नहीं होगा। सर, राइट टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस, राइट तो है ही। देखो, कंपीटिंग बिजनेस आफ्टर रिटायरमेंट। देखो बेटा, जब तक आप पार्टनर हो आप कंपीटिंग बिजनेस नहीं कर सकते। कंपीटिंग बिजनेस मीन्स सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्म। जैसा बिजनेस फर्म कर रही है वैसा ही मैं कर रहा हूं, तो कंपीटिंग हो गया। तो अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हो और फर्म एक पर्टिकुलर बिजनेस करती है, तो आप जब तक पार्टनर हो नहीं कर सकते। बट अगर आप फर्म छोड़ देते हो, अगर आप रिटायर हो जाते हो, तो आप कंपीटिंग बिजनेस कर सकते हो। तो इन दैट केस पार्टनर कंपीटिंग बिजनेस कर सकते हैं। तो कंपीटिंग बिजनेस आफ्टर रिटायरमेंट ये पॉसिबल है, और जो पार्टनर है वो कर सकता है, कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है रिटायरमेंट के बाद। ठीक, जब तक पार्टनर है तब तक नहीं करेगा। वंस अगेन देखो, दिस इज सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में लिखा है रिटायरमेंट के बाद भी नहीं करेगा तो फिर नहीं करेगा बेटा। और लास्ट पॉइंट है राइट ऑफ डिसॉल्यूशन। तो पार्टनर फर्म को डिसॉल्व करा सकते हैं, सेम है। देखो, कंसेंट ऑफ ऑल से होगा या फिर एग्रीमेंट के अनुसार होगा बच्चों। और अगर बिल के ऊपर है पार्टनरशिप, तो डिसोल्यूशन के लिए क्या करना है, खाली नोटिस देना है। तो व्हेन पार्टनरशिप इज एट बिल, तो नोटिस से हो जाएगा, और अदरवाइज सबकी कंसेंट से डिसोल्यूशन होगा। तो पार्टनर डिसोल्यूशन की भी मांग कर सकता है। वो ये भी कह सकता है कि भाई ऐसा है, फर्म को बंद कर दिया जाए, और अब हम इस फर्म को चलाने में इच्छुक नहीं है, हम नहीं चलाना चाहते हैं, और फर्म बंद कर दी जाएगी, फर्म को क्लोज कर दिया जाएगा। सो दीज आर द राइट्स ऑफ पार्टनर। बच्चों, एक बार फिर याद दिला दो दैट दीज राइट्स आर subject to agreement between partners, among the partners। उन्होंने जो भी एग्रीमेंट किया हुआ है उसके सब्जेक्ट टू होंगे। अगर एग्रीमेंट में कोई बात लिखी है तो दैट विल प्रिवेल। बट अगर एग्रीमेंट साइलेंट है या नहीं है, इन दैट केस प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट विल अप्लाई। तब जाकर एक्ट के प्रोविजंस लगेंगे। तो एग्रीमेंट बड़ी चीज है, एक्ट उसके बाद एप्लीकेबल होगा। तो दैट डिपेंड्स ऑन कि भाई आपके प्रोविजंस में, एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, और अगर एग्रीमेंट साइलेंट है तभी ये होगा। अब एग्रीमेंट में लिखा है कि भाई एक्सपेल किया जा सकता है, तो पार्टनर निकाला जा सकता है, उसको हम बाहर निकाल सकते कि बेटा तू निकल ले यहाँ से, दैट इज पॉसिबल। सर, कंपीटिंग बिजनेस एग्रीमेंट में लिखा रिटायरमेंट के बाद भी नहीं करेगा, तो नहीं करेगा। सर, सब चीजें सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट है, ठीक है। तो दीज आर द जनरल राइट्स ऑफ पार्टनर, और बड़े कॉमन सेंस के अंदर। अब देखिए, राइट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ऐसे ही क्या राइट ऑफ सैलरी। तो सैलरी भी नहीं मिलेगी जब तक एग्रीमेंट नहीं है। Partners are not entitled for any salary or remuneration from the firm. Salary or remuneration will be paid just like interest, only when there is an agreement, and that too out of profits. अब एग्रीमेंट में लिखा सैलरी देंगे, भले ही प्रॉफिट हो ना हो तो देनी पड़ेगी।
इन दैट केस हमको उसको सैलरी देनी पड़ेगी। चलिए, तो आई थिंक दैट द थिंग्स आर क्लियर टू यू। तो ये थे हमारे राइट्स। अगला टॉपिक है बेटा ड्यूटीज। बहुत सिंपल है, तो ये बताओ क्या ये मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ ड्यूटीज वाला पोर्शन? गुड, तो ले लेते हैं क्योंकि आसान है, आप पढ़ के देखिए, जो भी डाउट्स हो बताइएगा। तो ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, अब ये आपके हवाले है साथियों, मैं इसके आगे की बात अगली क्लास में करूंगा, लेकिन ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आपको पढ़नी है, राइट्स आपको पढ़ने हैं। अगली मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, टाटा बाय बाय।